नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका दोस्त, आज के कार्यक्रम का होस्ट कोच डीके दानी एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बोलने की कला। आखिर पब्लिक स्पीकिंग हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? पब्लिक स्पीकिंग करके हम क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं, और एक व्यक्ति बोलकर किस प्रकार अपने जीवन में बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकता है, लोगों को प्रभावित कर सकता है, लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला सकता है। तो ये सारी बातें जानने के लिए आज हमारे बीच में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है, जिन्हें बुलाकर मैं बहुत खुश हूं। आज हमारे चैनल पर हमारे छोटे से निवेदन पर वो आए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे बड़े ट्रेनर हमारे बीच में हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वो हरियाणा के फरीदाबाद शहर से हमारे बीच में आते हैं, और शिक्षा उन्होंने बीटेक किया है। 14 साल तक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करने के बाद अब उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया है। बिल्कुल दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। प्रोजेक्ट मैनेजर की एक चलती हुई जॉब को छोड़ दिया है। आज के समय में लोग जहां जॉब के पीछे भाग रहे हैं, दीवाने हो जा रहे हैं, कि लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, और वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस देश की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए अपनी जॉब को छोड़ दिया है, और लोगों को अब पब्लिक स्पीकिंग सिखाकर लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। और ऐसी महान शख्सियत का नाम है मिस्टर अनूप शर्मा। तो आइए, ऐसी महान शख्सियत से हम मिलते हैं, रूबरू होते हैं, जिनने आज हिंदुस्तान में कई ट्रेनर्स को पब्लिक स्पीकिंग सिखाया। उनके कई ट्रेनर्स पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग सिखाया है, जो अलग अलग क्षेत्र में अपना काम करके, अंजाम करके, लोगों के जीवन में बदलाव करके, स्वयं के जीवन में बदलाव लाके देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए, हम सभी मिलकर ऐसी महान शख्सियत को इनवाइट करते हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करेंगे। वेलकम मिस्टर अनूप शर्मा सर, वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद और नमस्कार सभी व्यूअर्स का जो भी इस समय देख रहे हैं। अनूप सर, हम जी सर। जानना चाहते हैं कि आपकी यहां तक आने की लाइफ की जर्नी क्या रही, ताकि लोगों को आपकी जर्नी से प्रेरणा मिले कि आप कर सकते हैं तो हमारे सारे साथी लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए। तो थोड़ा सा हम आपके लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को बताएं सर। धानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये मौका देने के लिए ताकि मैं अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई हैव लेफ्ट 14 इयर्स ऑफ जो मेरा प्रोफेशनल कैरियर था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, दैट आई हैव लेफ्ट। तो आई एम राइट नाउ फीलिंग वेरी एक्साइटेड कि भाई क्या चीज और पॉसिबल है लाइफ में। तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि कैसी अभी तक की जर्नी मेरे साथ रही है। आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, जिसमें कि मेरे फादर हैं, मदर हैं, बड़ा भाई है और छोटी सिस्टर है। सभी के सभी एज ऑन डेट मैरिड हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा बीटेक का है। 2009 में मैंने बीटेक कंप्लीट की थी और उसके तुरंत बाद मैं जॉब सेक्टर में आ गया था, प्राइवेट जॉब में। तो शुरुआत से ही कुछ ना कुछ, आपको पता है कि अगर कोई बहुत बड़ा काम अगर करना होता है लाइफ में तो शायद भगवान भी आपकी टेस्टिंग लेता है, आपका एग्जाम लेता है। और शायद आपको हमेशा कभी कोई चैलेंज आए तो ये समझिए कि आपका एग्जाम चल रहा है, जिसको डेफिनेटली जो इंटेलिजेंट होगा, जिसमें कैपेबिलिटी होगी, उसको ही भगवान चैलेंज थ्रो करता है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे ही मेरा फर्स्ट जॉब का इंटरव्यू था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। बीटेक करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पूरा प्रिपेयर हो रखे हैं। बट उससे 2 दिन पहले ही एक बाइक एक्सीडेंट में मेरे हाथ में चोट लग गई। और वो जो इंटरव्यू था, इट वाज फॉर ए डिजाइन इंजीनियरिंग, जिसमें कि आपको कंप्यूटर के ऊपर कैड सिस्टम में डिजाइन करना होता है।
और जिस चीज से मेरे को वो पॉइंटर वगैरह यूज करना था, उसी हाथ में यहाँ पर चोट लगी थी। थोड़ा सा अगर मैं सोचूं तो एक मन में ख्याल आ रहा था कि यार मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए है, जिसमें एफर्ट काम नहीं कर रहा। बट मैंने कहा कि जब वर्ष से वर्ष क्या होगा तो ले ही सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होगा। और हमको लगभग 1 घंटे के लिए वहां पे ड्राइंग वगैरह सिस्टम पे करना चाहा तो हाथ काफी स्लो मूव कर रहा था। और जो वहाँ के एचओडी थे, वो बार बार आके देख रहे थे कि भाई कौन कितना फास्ट काम कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया। बट मैं अपना कंसंट्रेशन से, क्योंकि जब आप थोड़ा स्लो चलते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि भाई टाइम के अंदर हमको पूरा करना है। बट बाई चांस वो टाइम में नहीं हो पाया, और फिर हम सभी लोगों को कह दिया कि आप जो है वेट कीजिए, हम आपको बताते हैं। तो मेरे सामने जब भी 7-8 लोग इंटरव्यू के बाद जिनको बुलाया गया वो जा रहे थे, और वहां से रूम में से वापस आ रहे थे, तो जनरली उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और जब मेरा नाम कॉल हुआ तो डेफिनेटली मेरे को लगा कि पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है ही नहीं। आप यकीन मानिए, मैं सरप्राइज हुआ जैसे ही मैंने गेट को हल्का सा खोला परमिशन लेने के लिए, तो मैंने एचओडी के कुछ वर्ड्स सुने। वो वर्ड्स ये थे, वो अपने जो उनका सबॉर्डिनेट था उनसे कह रहे थे कि अरे वो लड़के को क्यों नहीं सिलेक्ट करना, एफर्ट तो डाल ही रहा था वो, उसके हाथ में चोट लगी है तो क्या है। और जैसे ही मेरे को दरवाजा खोलते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को बाहर भेजा और मेरे को प्यार से बिठाया और कहा कि आप, मेरे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पूछा, और अल्टीमेटली मेरे को कहा कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। हमने आपका एफर्ट देखा, यू आर वेरी सिंसियर। उसके बाद जब मैं दूसरी से तीसरी कंपनी में भी मूव हुआ था, लगभग 2-2.5 साल बाद, तो एक और एक्सपीरियंस इसी तरीके का है कि कैसे चैलेंजेस आते हैं। तो नई कंपनी जो एसएमएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जहां मैंने लास्ट 12 साल बिताए, वहां एज ए डिजाइन इंजीनियर ही मैंने 2 साल और काम किया। और सडनली जो हमारे सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने एक दिन मेरे को याद किया कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपको बुला रहे हैं। तो मैं थोड़ा सरप्राइज था कि वो मेरे को क्यों बुलाने लग गए। तो जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जो एक पोस्ट रहती है प्रोजेक्ट मैनेजर की, दैट पर्सन हैज रिजाइंड। और क्योंकि मार्केट में इतना अच्छा बूम अभी है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि बाहर से क्यों किसी पर्सन को हायर करें, लेट अस गो टू सम आवर कलीग्स। तो हमने सोचा कि शायद आप इसके लिए गुड फिट हो सकते हो। और उन्होंने पूछा कि वुड यू लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा यस। और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। और उन्होंने कहा कि अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो यू कैन गो बैक टू द डिजाइन इंजीनियर जॉब, अभी आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाइए। तो आप यकीन मानिए कि नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स मेरे को आइडिया नहीं था कि उस प्रोफाइल के लिए क्या करना है, क्योंकि जिस पर्सन को बोला गया था कि ये बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि आपका जॉब प्रोफाइल कैसे होगा, वो उस 2-3 वीक से पहले 2-3 दिन में ही चले गए। और उस जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि पूरा टाइम में फर्स्ट फ्लोर से लेके 6 फ्लोर तक सभी डिपार्टमेंट्स में जाता था, उनसे पूछता था कि सर ये कैसे हो सकता है। और अल्टीमेटली जितने मेरे कलीग्स थे, वो सब मेरे सामने से जाते थे मॉर्निंग सेशन में, जो टी सेशन होता था, और वो कहते थे कि अनूप सर, चाय भी पी लीजिए कभी कभी। तो मैं कहता था कि बॉस, वो दिन आएगा जब हम इकट्ठे चाय पियेंगे, अभी थोड़ा बहुत मेरे को कुछ और काम करना है। सो कुछ स्ट्रगल थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे को चैलेंजिंग लग रही थी उस टाइम। बट मैं कहूंगा कि उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को इतने हाई लेवल पे पहुंचा दिया कि अब तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आए, चैलेंज आए, तो यू हैव टू रेज योर हैंड कि यस, आई विल बी द फर्स्ट मूवर। तो ये कुछ चैलेंज का पार्ट था। साथ में ही एक और मैं बताना चाहूंगा कि पर्सनल लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस हमेशा से रहे।
जैसे पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं। 2019 में जो मेरा फर्स्ट बेबी था, अ, गुड़िया थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, 2.5 3 साल की। बट जो सेकंड बेबी हम प्लान कर रहे थे उसका मिस कैरेज हो गया था। तो उस टाइम में जो भी अपने आप को इम्प्रूव करने के कोर्सेज में लगा हुआ था, वो फिर मैंने सडनली 2 3 महीने के लिए ड्रॉप कर दिए। तो चैलेंजेस तो दानी साहब हर लेवल पे आपको आएंगे, पर्सनल भी प्रोफेशनल लेवल पे भी। बट जो उनको पार करके खड़ा हो जाए और जो चाहे कि भाई हमको सिर्फ अपने लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी कुछ करना है, मुझे लगता है शायद वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर थे और आपकी सैलरी भी काफी अच्छी थी, मैंने सुना है कि 2 लाख के आसपास आपकी सैलरी थी। तो 2 लाख मंथली जी बहुत बड़ी रकम होती है, लोग तो तरसते हैं उस रकम के लिए। और आपने इतनी बड़ी जी जॉब को छोड़ के आखिर किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग सिखाने के लिए आपको प्रेरणा मिली? आखिर ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि आपने अपनी चलती हुई जॉब को छोड़ दिया जी और लोगों के जीवन में चेंज करने के लिए आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया? जी दानी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये वाक्य है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहीं प्लान नहीं था कि मैं इस तरीके से जॉब को छोड़ूंगा और पब्लिक स्पीकिंग को ही अपने कैरियर बनाऊंगा। बट हुआ क्या कि काफी ज्यादा मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा से अग्रसर रहा। और जॉब मैंने 2009 से स्टार्ट की। 2011 में एक एमएनसी कंपनी को मैंने ज्वाइन किया और अपनी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी थी उसको भी कंटिन्यू रखा। और 2019 में क्या हुआ, जब सभी को पता है कि कोविड लग गया था और वर्क फ्रॉम होम का एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो हम भी अपना वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा बोरिंग तरीके से, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता घर में बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप काम कर रहे हो, तो एक तरीके से टाइम पास ही कर रहे थे। अगर सामने से कोई मीटिंग है तो थोड़ा सा अलर्ट हो गए, अदरवाइज हम भी ये सोच रहे थे कि यार एंटरटेनमेंट का कुछ वो आ गया, ऐड आ गया, समझ रहे हो। तो बाई चांस क्या हुआ कि एक फेसबुक ऐड आई जिसमें एक इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर हमारी लाइफ में आए। कोच बीएसआर के नाम से सभी लोग उनको जानते हैं और मैं एहसानमंद हूँ तहे दिल से कि उनकी वजह से लाइफ की पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई। जहां मैं सोचता था कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब यह है कि अपनी स्किल्स को डेवलप करना, वहां मेरे को समझ में आया कि सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ अपने तक लिमिट नहीं होनी चाहिए। यू नीड टू थिंक अबाउट द अदर पीपल ऑल्सो। आप एक लीडर हो ही नहीं अगर आप सिर्फ अपने आप को बढ़ा रहे हो। अगर आप अपनी टीम के साथ साथ चल रहे हो और उनको डायरेक्शन दे रहे हो, तभी आप ट्रू वर्ड्स में लीडर हो। तो उनके कुछ कोर्सेज मैंने उस टाइम सर करने स्टार्ट किए। और मैं बताना चाहूंगा कि 2020 के एंड के आसपास एक पब्लिक स्पीकिंग का उनका ऑनलाइन कोर्स था जो मैंने लिया। और बहुत अच्छे दिल के ट्रेनर हैं, बहुत अच्छी उनकी सर्विसेज हैं। बट एक थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं गैप रह गया था, शायद उसमें मेरी मिस्टेक थी और यूनिवर्स ये चाहता था। तो हुआ क्या कि जो उनका ग्रुप था जिसमें पब्लिक स्पीकिंग का कुछ वीडियोस हमको डालना होता था, तो मैंने उस टेलीग्राम ग्रुप में वीडियोस बना के डालनी शुरू की। और जो फीडबैक थे वो बहुत अच्छे थे। लोग कहने लगे कि सर आपकी वीडियोस एकदम जबरदस्त होती हैं, सर आप भी बताइए कैसे करना है। और एक दो लोगों ने मेरे को पर्सनली अप्रोच भी किया, तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम जूम पे मिल सकते हैं एक दूसरे से। तो उन्होंने क्या, सर तो लिंक भेज देना। तो मैंने कहा ठीक है। तब तक मेरे को इतना आइडिया नहीं होता था कि जनरली इन ग्रुप्स में आप अपना पर्सनलाइज जूम लिंक नहीं भेज सकते। और मैंने गुड फेथ में, क्योंकि मेरा उसमें कोई बैड इंटेंशन नहीं था, एक मीटिंग मैंने जस्ट 40 मिनट्स का जो ट्रायल रहता है उसकी एक लिंक बना के टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पोस्ट की, इस इंटेंशन के साथ। ये मॉर्निंग में था, मॉर्निंग में मैंने पोस्ट किया और इस इंटेंशन के साथ कि शाम को उन बंदों से मैं ज्वाइन करूंगा। और इवनिंग में मैं घर जाके देखता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप वो तो है ही नहीं जो प्रैक्टिस वाला है। फिर मैंने जिस उन लोगों का कुछ नंबर सेव किया हुआ था, धमादीप मस्क के नाम से मेरे फेलो हैं, उस टाइम इतना इंटरेक्शन नहीं था, तो मैंने उनको कॉल लगाया कि यार ये ग्रुप तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा प्रैक्टिस वाला। तो कहता है कि मेरे को तो दिख रहा है सर। तो मैंने कहा हमको ज्वाइन होना था, वो लिंक तो मैंने उसी ग्रुप में डाला है।
तो उन्होंने कहा सर मेरे को थोड़ा सा आइडियोलॉजी पता है कि अगर किसी बाहर के पर्सन ने जो कि एडमिन ना हो, उसने अगर लिंक डाला, तो एडमिन को लगता है कि ये पर्सन शायद जो है हमारे पार्टिसिपेंट को गुमराह कर सकता है, अपनी मीटिंग में उनको ऐड कर सकता है। तो शायद वो इस वजह से ऑटोमेटिक रिमूव कर सकते हैं, या वो आपकी एक्टिविटी को देख के उन्होंने रिमूव कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद ये यूनिवर्स का सिग्नल है कि अभी तक जितने कोर्सेज मैंने किए उसमें हमेशा अच्छी इंटेंशन रखी, और शायद ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई। ये हो सकता है मेरे लिए सिग्नल हो कि ये राह पर आपको निकलना है और उस पे आपको कुछ करना है। इस इंटेंशन के साथ जो है ये थॉट वहां से मेरा आया, और मैंने उस एक पर्सन के साथ मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप पे वो पर्सनलाइज लिंक भेजता हूँ, लेट्स गो अहेड। तो हमने सर 10 दिन के आसपास 1 to 1 हमने प्रैक्टिस की, और फिर उनमें उसने बोला कि सर मेरे साथ के कुछ और लोग भी हैं, इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने कहा उनको भी ज्वाइन कराओ, मजा आएगा। तो सर 1 से 2, 2 से 3, और ये ग्रुप मैंने सर 2021 में नवंबर 2021 में मैंने क्रिएट किया था। और मैं आपको बहुत खुशी से बताना चाहूंगा कि विद इन 3 मंथ्स 100 पार्टिसिपेंट्स उसमें आ गए थे। और इतना जबरदस्त तरीके से हमने एक पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप किया कि वीकली हम पहले दिन इस पे प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे दिन इस पे प्रैक्टिस। और वो ग्रुप अभी भी बहुत अच्छा डेट में बाकी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि मैं भी अपनी जो पब्लिक स्पीकिंग की चीजों पे भी काम करना शुरू किया। Organization है, उसको मैंने ज्वाइन किया। मैं जॉब कर रहा था 7 to 7 का ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज वीपी एजुकेशन। स्किल्स है उसको जारी रखा इंप्रूव करने के लिए। और आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि क्यों आपके माइंड में थॉट आया कि जॉब को क्विट कर देना चाहिए और शायद इसमें पब्लिक स्पीकिंग में पूरा उतर जाना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा सर कि ये जो पब्लिक स्पीकिंग का जो ट्रेन करने का जर्नी था, बाकी लोगों को सिखाने का जर्नी था, उसमें सबसे ज्यादा बदलाव मेरे अंदर की। पहले जो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि बोर्ड मीटिंग हो रही है अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। एक मन में ये होता था कि उसने सवाल पूछा है तो खड़े होके जवाब देना, कॉन्फिडेंस के साथ देना है। तो हुआ क्या सर, इसने जो मेरा प्रोफाइल था, जो 10 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट मेरे को मिल रहे थे लास्ट के 10 साल की जर्नी में, मैं सिर्फ इतना ही पहुंच पाया था 2020 तक, कि 10 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ही मैं मैनेज कर पा रहा था। बट क्योंकि वहां पे बोर्ड को ये लगने लगा कि यार ये पर्सन तो लीड कर सकता है, ये प्रेजेंट बहुत अच्छे से करता है, तो एक प्रोजेक्ट आया 1,000 करोड़ रुपए का, जो कि हमारे बाहर जो एसएमएस ग्रुप जर्मनी की कंपनी है उसको मिला। और उन्होंने एक नया ट्रेंड लेके आए कि जिस कंट्री का वो प्रोजेक्ट होगा वहीं का प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए। सो दे सर्च फॉर ए प्रोजेक्ट मैनेजर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो आउट ऑफ 1,500 पीपल, यकीन मानिए मैं ही एक पर्सन उनको ऐसा लगा कि ही कैन मैनेज दिस प्रोजेक्ट। और ये 13 फरवरी 2021 को ये प्रोजेक्ट मिला जिसका लीड मैंने लिया। और अभी जब मैंने जॉब उसको छोड़ी थी तो इट वाज इन अ वेरी वेरी गुड स्टेट। मतलब उसका ऑडिट भी जब भी होता था तो वो कहते थे यार आप इतना अच्छे से कैसे मेंटेन करते हो, कैसे इतने अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हो। तो ये क्रेडिट तो सर मैं सारा का सारा देना चाहूंगा अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को। वाह। और मॉनिटरी पे भी जाए तो सर ये 2 लाख की इनकम मेरी पहले नहीं थी, ये 1 लाख पे चल रही थी। मतलब 10 साल में मैंने 1 लाख पे पहुंचा था। ये उसका डबल तो मेरा पिछले 2 सालों में हुआ था सर। वाह सो ग्रेट। मॉनिटरी बेनिफिट, आपका वर्क प्रोफाइल बेनिफिट, जो आपका नेटवर्किंग का बेनिफिट है, जो आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं वो बेनिफिट है, जो आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं वो बेनिफिट है। तो बेनिफिट आर अनलिमिटेड सर, बेनिफिट्स आर अनलिमिटेड। तो शायद मेरे को इस पॉइंट पे आके लगा कि अब ये टाइम आ गया है, जब मैंने इतने सारे बेनिफिट्स, इतनी सारी चीजें देख ली हैं, तो शायद अब ये वैल्यू एडिशन का टाइम आ गया है कि मैं बाकी लोगों को ये स्किल सिखा सकूं एक प्रोफेशनल तरीके से। तो पहले जहां मैं कहता था जॉब में रहते हुए, जब भी कोई पूछता था सर टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मैं कहता था आई एम ए प्रोजेक्ट मैनेजर बाय प्रोफेशन एंड पब्लिक स्पीकर बाय पैशन। बट अभी वो चेंज हो गया है।
नाउ आई एम ए पब्लिक स्पीकर बाय पैशन एंड प्रोफेशन बोथ। तो सर ये अभी तक का मेरा जर्नी रहा। थैंक यू इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, ये मतलब एक इमोशन ला देता है अंदर। नहीं, एक्चुअल में सर देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान की बात करें, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी, मतलब मैं इवन मेरे मन में भी ऐसा सवाल है कि आखिर आदमी 2 लाख रुपए की मंथली जॉब को रिजाइन करके कैसे आखिर इतना बड़ा डिसीजन ले? आखिर ऐसी क्या चीजें हुई जिससे आदमी इतना बड़ा डिसीजन ले सके? आदमी 10,000 की जॉब छोड़ने के लिए घबराता सर, और आज 10,000 की जॉब पाने के लिए लालायित रहता है। अभी मैं एक जी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि चपरासी की नौकरी के लिए एमबीए जिन लोगों ने कर रखा है, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखी है, वो लोगों ने अप्लाई किया। तो उसको, उस बिल्कुल सूचना को जब अखबार में पढ़ा, खबर को, तो एकदम से मन में आता है कि 10,000 की जॉब करने के लिए इतने लोग और इतने क्वालिफाइड लोग लग रहे हैं, और आपने 2 लाख की जॉब को छोड़ दिया। ये एक सवाल मेरे मन में भी, और डेफिनेटली हमारे ऑडियंस को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि जी। आपके मन में अगर कोई ऐसी बात है जिसमें लोगों को जीवन में परिवर्तन ला सके, तो आप, बड़ी बात नहीं कि 2 लाख की जॉब को भी छोड़ दें। और हमें बहुत इंस्पायरेशन मिला, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। प्रेरणा मिली, डेफिनेटली। यहाँ मैं सर, थोड़ा सा जस्ट, जैसे आपने यस, कहा ना कि ये क्यूरियोसिटी जगती है कि ये क्यों छोड़ रहे हैं, तो उसका सारा बैकग्राउंड यही है सर कि जो मैंने अपने जीवन में बदलाव देखे, तो मुझे लगा कि एक ही जिंदगी है, दूसरी जिंदगी पता नहीं कब भगवान देगा या नहीं। तो इसी जिंदगी में मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, इसी जिंदगी में मेरे को ये जो अपने अंदर काबिलियत है अगर मैं किसी और के अंदर जगा सकूं तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बहुत मजेदार इंसिडेंट हुआ जब मैं जॉब को छोड़ने का डिसीजन लेके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किया, तो आपको पता है कि उन्होंने रेजिस्ट किया नेचुरली। बट सबसे ज्यादा मजा तब आया जब मैं अपने ससुराल गया हुआ था और मेरे साले साहब थे, तो सभी लोग बैठे हुए थे, तो उनमें से वो मेरे को ही उठा के लेके गए और बिल्कुल बाहर ले जाके वो कहते हैं बड़े सीरियस होके, है ना, उन्होंने ऐसे रखा, जीजा जी एक बात बोलूं। मैं कह रहा ये इतना सीरियस क्यों है? मैंने कहा बोलो। जीजा जी देखो आप वेल सेटल्ड हैं और मेरी सपना से बात हुई थी, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अभी जब तक आपका साइड बाय साइड कुछ अर्निंग स्टार्ट ना हो तो प्लीज डोंट लीव द जॉब। लिटरली मतलब मेरे लिए शॉकिंग भी था और अंदर से जो है ना, मतलब हंसी आ रही थी, क्योंकि यू नो यू हैव सम ग्रैंड विजन जो शायद वो लोग नहीं देख सकते, यू हैव योर अनदर थॉट्स जो वो लोग नहीं सोच सकते, और आप इतना सीरियस नहीं हो और लोग आपके लिए इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो मतलब मैं बड़ी मुश्किल से अपनी स्माइल को, हंसी को रोक पाया। मैंने कहा अजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मैं देखता हूँ, अभी तो मैंने छोड़ा नहीं है बट सोचता हूँ, बिकॉज आई वॉज नोइंग समझाने का कुछ फायदा तो होगा नहीं। और मैं जस्ट अभी डिक्लेयर कर देता हूँ कि मेरा एक ग्रैंड विजन है जिसके लिए मैंने जॉब को डेफिनेटली छोड़ा है। 2 अप्रैल 2040 तक मैं चाहता हूं कि 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैं इंस्पायर कर सकूं, ताकि वो अपनी लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकें। और मैं चाहता हूं कि एक इसको भी छोटे छोटे माइलस्टोन्स में हम करेंगे, और जैसे जैसे ये छोटे माइलस्टोन्स अचीव होते हैं उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। तो ये एक छोटा सा विजन है मेरा जो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव इस दुनिया में ला सकता है। सैल्यूट है सर आपको, सबसे पहले तो, कि आपका इतना जबरदस्त विजन है कि आपने अपने विजन के लिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए आपने अपनी इतनी बड़ी जॉब को छोड़ दिया। पर डेफिनेटली ये काबिले तारीफ है, और लोगों को इंस्पायर भी करेगी। और सर, अब हम जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें पब्लिक स्पीकिंग की जो हमारे दर्शकों के लिए कुछ फायदेमंद हो, और उन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, थोड़ा संक्षिप्त में अगर आप बताएंगे तो हमारे दर्शकों को काफी बेनिफिट होगा। जी जी दानी सर, और थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। और बहुत सारे लोग भी हमसे पूछते हैं कि क्या ऐसी टिप्स हो सकती हैं
जिससे कि हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकें। बट दानी सर, मैं कहना चाहूंगा कि टिप्स मैं जनरली खुद प्रेफर नहीं करता। रीजन क्या है कि हम टिप्स में क्या ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। और ये जो पब्लिक स्पीकिंग है, दैट इज ए लाइफ टाइम जर्नी, है ना। हमको पता है कि जो हम बोलते हैं 24 घंटे में से 17 घंटे तो मुझे लगता है, अगर कोई 5 घंटे सोता होगा, कि हम कुछ ना कुछ बोलते हैं। कोई भी मिनट ऐसा नहीं रहता होगा जब हम नहीं बोलते। और फिर भी अगर हमको स्टेज पे कह दिया जाए कि आप 2 वाक्य बोलो, 2 शब्द बोलो, खुश होके बोलो, इमोशनली बोलो, तो हम नहीं बोल पाते। तो जहां हमको चाहिए कि हमको लाइफ टाइम इस स्किल को यूज करना है, तो मुझे नहीं लगता कोई टिप्स काम की आती हैं। हाँ, पर्पस आपका जरूर काम में आता है कि आप जो है पब्लिक स्पीकिंग सीख के करना क्या चाहते हैं। ये अगर एंड रिजल्ट आपको क्लियर है, तो ना आपको टिप्स की जरूरत है, ना आपको जो है किसी और पर्सन की गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि तब आपके पास हजारों रास्ते हैं। आपका एक ही लक्ष्य होगा कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो उसका पर्पस ये है। वो लोगों की भलाई हो सकता है, वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना हो सकता है, वो हो सकता है कि किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो समाज के उत्थान के लिए काम करना हो सकता है। बट फिर भी आपने अगर पूछा है ये सवाल, तो मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स को हाईलाइट करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट की है, जिन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं किसी भी स्टेज पे बोल सकता हूँ। तो उनमें से कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहली टेक्निक, जो अगर आप प्रिपेयर नहीं है उस केस में बहुत ज्यादा काम आती है, वो होता है कि हैंड रेस करना है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, और स्टेज पे जाना है विद ए स्माइल। विद ए स्माइल, क्योंकि स्माइल ऐसी चीज है जो आपके ऊपर से तो लोड कम करती ही है, इमीडिएटली आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है। तो अगर आप कभी देखेंगे, अगर मैं कभी स्टेज पे जाता हूँ, तो सबसे पहला काम होता है स्माइल। और आप कुछ बोले या ना बोले, दोनों ही केसेस में लोग आपको एडमायर करते हैं। और एक एक इसमें टेक्निक है, DBSTT, मीन्स टेक ए डीप ब्रेथ। DB मीन्स डीप ब्रेथ, एस फॉर स्माइल, आपकी स्माइल आनी चाहिए, एंड देन थिंक एंड टॉक। तो उसमें क्या होता है कि आपके माइंड से लोड अगर कुछ होगा तो वो रिलीज हो जाएगा। और ये छोटी सी टेक्निक से आपके दिमाग से लोड खत्म हो जाता है, और उसके बाद सिर्फ दो ही टेक्निक आपको यूटिलाइज करनी है, जिनको इम्प्रॉम्प्टू की ब्रह्मास्त्र भी हम कह सकते हैं। एक है PPIT। ओके। PPIT क्या कहती है कि आपको किसी फंक्शन में, मान लो आपके बच्चे का स्कूल में फंक्शन है, और आप वहां पे बैठे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, और आपने सोचा है कि आपके बच्चे को अवार्ड मिले ना मिले, आपको क्या पता। और बच्चे को अवार्ड मिल गया, तभी भी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, सेलिब्रेशन के मोड में है, आपको नहीं पता कि आपको स्टेज पे बुलाया जा सकता है। और सडनली वो कहते हैं कि आपके बच्चे ने इतना बहुत अच्छा काम किया है, स्कूल तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट आप देवेंद्र दानी जी स्टेज पे आइए और 2 वर्ड बोलिए कि ताकि बाकी लोग इंस्पायर हो सके। और आपको उसी टाइम 1000 वोल्ट का झटका लग जाता है, अरे ये क्या हुआ। मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ बच्चा स्टेज पे जाएगा, अवार्ड लेके आ जाएगा, और हम घर खुशी खुशी चले जाएंगे, और एक दो फोटो शेयर कर देंगे सोशल मीडिया में। बट अभी ये बुला रहे हैं, तो मतलब इस केस में मैं कहता हूँ, क्योंकि सभी ने सुना होगा कि मौत के बाद जो दूसरे नंबर का डर आता है, उसमें कहते हैं कि स्टेज फियर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डर है, जिससे लोगों को फियर लगता है, उनके हाथ पैर भूल जाते हैं, है ना। तो उस केस में डीप ब्रेथ, स्माइल, थिंक एंड टॉक, ये तो आपका लोड कम करेगा। और PPIT मीन्स, इसका ये एक्रोनिम है बेसिकली। फर्स्ट इज पीपल, जिसके बारे में आपको बात करनी है। सेकंड इज प्लेस। थर्ड इज इश्यू, टॉपिक क्या है। एंड T इज टाइम। तो मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके बच्चे को म्यूजिक में अवार्ड मिल गया, है ना, और आपको स्टेज पे बुलाया, एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड।
तो आपको सिर्फ इतना पता है कि भाई पीपीआईटी एक टेक्निक है, एंड वी नीड टू स्टार्ट विद द पीपल। आप स्माइल करके आए, आप सबसे पहले उनको ग्रीट करेंगे जिन्होंने आपको मौका दिया। थैंक यू सो मच मेरे को ये चांस देने के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को बोलने का मौका मिला, एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला काम आपको पीपल के बारे में बोलना है। पीपल में कौन हो सकता है? कि जिन्होंने उस इवेंट को किया है ना, उनको आप थैंक्स कर सकते हैं। सामने जितनी क्राउड है, जो पेरेंट्स की, उनको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि मुझे तो इन लोगों को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना गैदरिंग होके मेरे को फर्स्ट टाइम बोलने का मौका मिल रहा है। और इनका स्माइलिंग फेसेस को देख के, देखो मैं इनको जानता हूँ, इन लोगों को जानता हूँ, ये मेरे साथ आए हुए हैं। और फिर जो दूसरा रहता है पी, वो होता है प्लेस का। मतलब प्लेस कौन सा है? आप स्कूल में है, कॉलेज में है, थिएटर में है, टोस्ट मास्टर्स क्लब में है, किसी इवेंट में है। तो फिर आपको प्लेस के बारे में बोलना है। सर, मैं जो साल में 4 बार यहाँ पे आता हूँ, बट जितनी खुशी मेरे को इस टाइम हुई है कभी नहीं हुई। रीजन बीइंग, इस बार का प्रोग्राम पहले से 10 गुना अच्छा है, या बार बार बेहतर होता जा रहा है। मैं जैसे टोस्ट मास्टर्स में कभी खड़ा हो जाता था, तो पीपीआईटी में कैसे कहता था, इस प्लेस पे आते ही मेरी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि सभी लाइक माइंडेड लोग हैं। आप सामने बैठे हो, ये स्माइल कर रहे हैं, ये स्माइल कर रहे हैं, ये स्माइल कर रहे हैं। मैं तो मतलब घर को भूल ही जाता हूँ बिल्कुल ही। इट्स माई सेकंड होम, और मुझे लगता है प्रायोरिटी भी अब ये हो गई है। तो आप प्लेस के बारे में बोल सकते हैं, इश्यू पे आ सकते हैं। भाई टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि ये इवेंट हम कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ आपको बोलना है। ये हो सकता है देशभक्ति का कोई टॉपिक, तो आपको जो कुछ समझ में आता है वो आप बोल सकते हैं। कि भाई हम आजादी का दिन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन सभी ने बलिदान दिया। तो उन्होंने जितना बड़ा बलिदान दिया, हम उतनी बड़ी फ्रीडम को महसूस कर रहे हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि बलिदान दे सके, बट क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि देश की प्रगति हो सके? तो आई फॉर इश्यू, उसके बारे में आप बोल सकते हैं। टी फॉर टाइम, आप ये अपना इंटेंशन छोड़ सकते हैं कि आज की डेट में हम जो कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उससे 10 गुना बेहतर हो सके। या मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ सके। तो दानी जी, पीपीआईटी टेक्निक से आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो 5 मिनट तो आप बोल ही सकते हैं। और भगवान ने ये दिमाग सभी को दिया है कि जिसने 5 मिनट फ्लो में बोल लिया ना, उसको और 100 एग्जाम्पल आ जाते हैं। ये एक बहुत, मतलब मैं कहूँगा मास्टर टेक्निक है, जो मैंने बहुत बार अप्लाई की है। इसी तरीके से एक और टेक्निक है, ओरियो। ओरियो का बिस्कुट आपने सुना होगा, बिस्किट है ना, बड़ा मजेदार आता है, चॉकलेटी। बट जितना ये चॉकलेटी आपको खाने में लगता है, उससे ज्यादा ये टेक्निक आपको मजा दिला सकती है। उसका रीजन क्या होता है सर? ओरियो की फुल फॉर्म है ओ फॉर ओपिनियन, आर फॉर रीजन, ई फॉर एग्जाम्पल, एंड ओ इज अगेन ओपिनियन। तो आपको किसी ने क्वेश्चन रेज किया पूरे ग्रुप में कि आप मेरे को बताइए कि भाई हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, या फिर हमने जो चीज सीखी उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो होता क्या है दानी सर, कि कहीं ना हमारे मन में डर रहता है, मतलब एक थॉट आता है, पर हम रुक जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, और हो सकता है मैं गलत हुआ तो उसका ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है ये टेक्निक। क्यों? इसमें आगे भी ओपिनियन है और पीछे भी ओपिनियन है, एंड ओपिनियंस आर नेवर रॉन्ग, दीज आर नॉट फैक्ट्स। तो अगर बोलने का आपको स्टार्ट करना है, तो ओरियो टेक्निक लगाएं और स्टार्ट ऐसे करें कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे को मौका दिया आपने। और मैं चाहूंगा कि मैं अपने ओपिनियन को शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। मेरा विचार ये है, मेरी थिंकिंग ये है, या इन माय ओपिनियन। ठीक है, आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है, या आपने जो कहा उसमें थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि आपने स्टार्ट ओपिनियन से किया, तो दूसरा आपको ये नहीं कह सकता कि आप गलत हो। वो ये कह सकता है कि आपका ओपिनियन से मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। और जब आप ओपिनियन को रखते हैं कि मेरे ओपिनियन में ये सही है, फिर आप रीजन पे आ जाएं कि क्यों आपके विचार में ये चीज सही है।
भाई मेरा देश जो है अगले 25 सालों में महाशक्ति बन जाएगा। मेरा ओपिनियन ये है कि ये 100% सत्य है। और इसके पीछे क्या रीजन है? कि हमारे पास बहुत बड़े लीडर हैं, नरेंद्र मोदी जैसे। हमारे पास आईटी की शक्ति है। हमारे पास नौजवान युवाओं की भरमार है। तो इट मीन्स आप रीजन देने स्टार्ट कर दिया अपने ओपिनियन के सपोर्ट में। और दानी जी, फिर मैं कहूंगा कि जब आप एक बार बोलना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो भगवान की कृपा है कि जिस आदमी में थोड़ा बहुत भी विवेक होगा, उसको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल है ना, और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड थिंग्स याद आ ही जाती है। आपको बोलते बोलते आएगा कि यार मैं एक उस चीज का एग्जाम्पल दे देता हूँ। अरे मेरा तो उसमें जो है एक्सपीरियंस ये कहता है कि कलाम साहब ये बोल के गए और वो सच हो चुका है। और जब आपने ये 3 वर्ड कर दिए और लास्ट में जो ओ आएगा, उससे आप अपने ओपिनियन को फिर से फर्म कर दीजिए कि दोस्तों मैंने जो अभी तक बात कही है उससे तो मेरे को 100% लगता है। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये ओपिनियन जो है मुझे लगता है बिल्कुल सच है, और आप इसको सच होते हुए देखेंगे। तो ये ओरियो टेक्निक भी इम्प्रोम्प्टू की रामबाण है सर। वाह, ग्रेट। आपने हमें बताया दर्शकों को डीबीएस टीटी टेक्निक, और हमारे दर्शकों को बताया पीपी आईटी टेक्निक और ओरियो टेक्निक। रियली दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक्स हैं तीनों। और तीनों ही टेक्निक्स को अपनाकर डेफिनेटली हम लोग हमारे लाइफ में जब भी कभी ऐसा मौका आए कि हमें स्टेज पर जाना है और तत्काल कुछ बोलना है, तो हम ना सिर्फ बोल सकते हैं, बल्कि लोगों के दिलों पर छा सकते हैं। कि जो कहते हैं ना, अद्भुत। जहां जाओ छा जाओ। तो ये अगर टेक्निक हमने बहुत छोटी छोटी टेक्निक है कहने को तो, मगर ये टेक्निक अगर हमने सिंपल अपने उसमें अडॉप्ट कर ली, तो डेफिनेटली हम लोग अ, बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अनूप सर, बिल्कुल आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी टेक्निक बताई तीनों। और मैं चाहूंगा कुछ जाते जाते, आपका समय काफी ले लिया है, जाते जाते कुछ सारांश और हमारे दर्शकों को बताएं, कुछ वैल्यू एड हमारे दर्शकों को और हो सके, जिससे उनकी पब्लिक स्पीकिंग में और बेहतरीन निखार आ सके। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और देखो, पब्लिक स्पीकिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, और जो कि प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस देंगे, ये क्लियर है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी स्किल को तब मास्टर कर सकते हैं अगर आपका माइंडसेट बहुत अच्छा हो। और माइंडसेट को पूरा अच्छे से डेवलप करने के लिए जो मैं खुद पर्सनली एक रिचुअल्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ। मैं मॉर्निंग में जैसे ही उठता हूँ तो एक लकी नंबर है 612। लकी क्यों है? क्योंकि ये एक तरीके से ना एंकर पॉइंट है कि जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठ के याद करता हूँ 612, तो मेरे को ध्यान आता है कि भाई लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और उसका मैं ब्रेकअप आपको बताऊंगा। 6 इज रूल नंबर 6। आपको पता है, डोंट टेक लाइफ सीरियसली, टेक लाइफ सिंसियरली, है ना? क्योंकि सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में चले मैं जाते हैं सर अनूप सर बहुत यह जल्दी। बात काटना चाहूंगा। ये रूल नंबर जी। 6 है क्या? इसकी थोड़ी डिटेल समझाएं आप। मैंने कई लोगों से सुना है रूल नंबर 6। ये क्या है रूल नंबर 6? रूल नंबर 6 में सर एक स्टोरी है, जिसको मैं बड़े संक्षेप में आपको बताऊंगा, और आप कोरिलेट कर पाएंगे। इज इट ओके? एक बार क्या होता है सर कि फॉर एग्जांपल दानी सर को ललित जी ने अपने ऑफिस में इनवाइट किया और कहा कि दानी सर आइए आप, कभी हमारे ऑफिस में भी आए कीजिए, हम बहुत अच्छे मित्र हैं, बट आजकल आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो। तो आइए कभी चाय पीते हैं। तो दानी सर ने टाइम निकाला और वेडनेसडे को चले गए उनके ऑफिस में। तो ऑफिस जो है बड़ा शानदार था, ग्लास की भयंकर बिल्डिंग है। और एक साइड वाले जो सेपरेशन था उसमें उसके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। थोड़ी आगे जाके उन्होंने देखा तो एक ग्लास का पूरा उनका कैबिन है ललित जी का। तो दानी जी भी वहां पे बैठ गए और आपस में गपशप करने लगे। तभी, क्योंकि डोर खुला हुआ था, वो देखते हैं कि भाई एक जो है राम नाम का आदमी बहुत परेशान चल रहा था, और वो अपने कलीग पे शाउट कर रहा था बहुत जबरदस्त तरीके से। तो फिर जो ललित है वो अंदर से ही कहते हैं, राम। तो राम कहता है, सर।
कि राम आप चिल्ला रहे हो, हैव यू फॉरगॉटन द रूल नंबर 6? तो राम कहता है, रूल नंबर 6? हाँ सर याद है। और वो तुरंत ही उसका एनर्जी चेंज हो गया, और जो वो चिल्ला रहा था वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। तो दानी साहब को लगा ये क्या हुआ यार, रूल नंबर 6? फिर उनका एक जो है एक पीएन आता है। पीएन बहुत सारी फाइल्स को लेके रखता है, और उनके सबऑर्डिनेट की उस पे टेबल पे वो रख देता है। तो उनका जो सबऑर्डिनेट होता है वो देख के कहता है कि अरे आपने बिना मुझे यूं ही रख दी। तो वो कहता है सॉरी सर। तो कहता है क्या सॉरी, आपको समझ नहीं आता, सीनियर मैनेजर की टेबल को आपने क्या समझ रखा है, कबाड़ खाना समझ रखा है। तो दानी साहब के सामने ललित जी मुस्कुराते हैं। उनको लग रहा है कि भाई दानी साहब को आज कुछ ज्यादा ही डिस्टरबेंस लग रहा है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, रमेश कैबिन के अंदर आओ। तो रमेश जो झुंझलाया हुआ आता है, कहता है जी सर। कि क्या हुआ? कि अरे वो चपरासी ने सारी फाइल वहां रख दी, गोदाम समझा हुआ है क्या? रमेश, हैव यू फॉरगॉटन द रूल नंबर 6? हो सर, रूल नंबर, सॉरी सर, सॉरी सर। और वो रमेश वहां से कहता है अरे सर थैंक यू, मैं भूल गया था याद दिलाने के लिए। और वो खुश होकर वहां से चला जाता है। और दानी साहब कहते हैं ये क्या हुआ? ये सब एक चीज को बोलते हैं रूल नंबर 6, और हर कोई यूं बदल जाता है चुटकियों में। तो दानी साहब ने कहा कि ललित भाई, मैं चाय तो बाद में पीऊंगा, पहले मेरे को ये बता कि रूल नंबर 6 है क्या। तो वो कहते हैं कि भाई देखो टेंशन बहुत है आज की लाइफ में, और बहुत सारी चीज जो है हम लोड ले लेते हैं। हम कहने को तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते रहते हैं, बट प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक ही रूल अपने एम्प्लॉयज को सिखा रखा है कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, सीरियस बिल्कुल भी नहीं होना। और लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौत भी आ जाए, डोंट बी सीरियस। हाँ, काम को सिंसियरली करना है ना, काम को काम के तरीके से करना है। तो दानी सर, रूल नंबर 6 इज डोंट टेक लाइफ सीरियसली, टेक लाइफ सिंसियरली। क्योंकि लाइफ एंजॉय करने के लिए बनी है, लाइफ बाकी लोगों को खुशियां फैलाने के लिए बनी है। तो दानी साहब कहते हैं भाई देख, तूने ये तो बता दिया रूल नंबर 6 है क्या, पर ललित मेरे को ये बता कि रूल नंबर 1 2 3 4 5 ये भी तो बहुत अच्छे रूल होंगे। तो ललित मुस्कुराता हुआ कहता है दानी भाई, इसी को कहते हैं डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली, टेक लाइफ सिंसियरली, देयर आर नो अदर रूल्स, इट्स रूल नंबर 6। ठीक है। ग्रेट सर, तो ग्रेट ये छोटी ग्रेट, सी स्टोरी शानदार है। शानदार। और ये जो 612 का लॉजिक है सर, वो यही है कि मैं भी अपने माइंड पे लोड कम से कम रखता हूँ। मैं 100 कॉन्सेप्ट की बजाय एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूँ। जैसे मॉर्निंग रिचुअल में मेरा एक ही रिचुअल फिक्स है, 612। मैं जैसे ही उठता हूँ, भगवान को धन्यवाद करने के बाद बस ये 3 डिजिट मेरे माइंड में होती हैं, 612। मैं मॉर्निंग में ही अपने दिमाग को कमांड दे देता हूँ, डोंट टेक लाइफ सो सीरियसली। क्योंकि सीरियस लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। सिंसियरली काम करो, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, लोग भी मुस्कुराएंगे आपके साथ। और एक दूसरी जो डिजिट है सर, 1, 612। 1 से मैं ध्यान रखता हूं कि जो मेरी लाइफ का बिगेस्ट पर्पस है, जो कि इस टाइम ये है 20 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना 2 अप्रैल 2040 तक। तो मैं मॉर्निंग में ही अपने माइंड को प्रोग्रामिंग दे देता हूँ कि ये एक चीज मेरे फोकस से हटनी नहीं चाहिए। और मैं चाहे छोटा स्टेप लूं या बहुत बड़ा स्टेप लूं, ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर अनूप शर्मा कोई काम करेगा तो लोगों को कैसे पब्लिक स्पीकिंग सिखाए, उसके लिए ही वो कदम लेगा, चाहे उसको जॉब क्यों ना छोड़नी पड़ जाए। तो ये प्रोग्रामिंग में मॉर्निंग में ही कर लेता हूँ। और लास्ट में जो 2 है सर, इसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है। वो कहता है कि आप ही भगवान के अंश हो, भगवान ने सबको बनाया है, अपनी रचना में वो खुद ही है। तो 2 का मतलब 2 लाइन में रिपीट करता हूँ, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ, आई एम रेडी टू मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। तो मैं ही सब कुछ हूँ भगवान के थ्रू, मतलब भगवान ही करा रहा है मेरे से, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। तो सारी कैपेसिटी मेरे अंदर है,
एंड इस मोमेंट पे ही मैं रेडी हूँ इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में चेंज लाने के लिए। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त आपने 612 फॉर्मूला हमारे दर्शकों को दिया। और फॉर्मूला नंबर, जो रूल नंबर 6 आपने बताया, वो तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। और डेफिनेटली हमारे दर्शकों के जीवन में ये आपकी बताई हुई सारी नॉलेज बहुत कुछ काम आने वाली है। और हमारे बहुत सारे दर्शक आपकी लाइफ से बहुत सारी प्रेरणा लेकर जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल करने वाले हैं। तो सर, आज आपने जो हमें समय दिया, अपना इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के साथ शेयर करी, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल की ओर से, हमारी ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दानी जी। और मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ आएगी कि वो सब कुछ कर सकते हैं, बस एक डिसीजन की देर है। और उनकी लाइफ भी 100x ग्रोथ कर सके जल्द से जल्द, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दानी जी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पब्लिक स्पीकिंग की क्या टेक्निक्स है, जिनको यूज करके अगर आपका अभ्यास नहीं है तब भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। और ऐसी सारी बहुत सारी जानकारी के प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसी तरह की बहुत सारी आपकी लाइफ में वैल्यू एड करने वाली जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किस तरह की बातें आई हैं, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी कई लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रेरणा प्राप्त करके बदलाव आ सके। और जुड़े रहें हमारे साथ, इसी तरह हम लेकर आते रहेंगे आपके बीच में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नॉलेज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।